Hello 8th class student. Today we are going to start our 6th chapter of civics, the role of police and the courts. In the earlier chapter we studied about the judicial system, किस तरह की courts होती हैं और उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी courts के बारे में, jurisdiction के बारे में. But in this chapter we will study about the role of police. कि पुलिस कैसे काम करती है या कोई केस हमें अगर करना होता है तो हम किस तरह से उसको डील करते हैं, क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमारे राइट्स होते हैं, क्या क्या पुलिस के राइट्स होते हैं, क्या क्या उनके प्रोसीजर होते हैं काम को करने की. तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ एलेक्ट. एलेक्ट मतलब कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है. अ क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग ऑल्दो देयर इज़ नो प्रूफ फॉर दैट. एक क्लेम मतलब जो आरोप किसी पर्सन के ऊपर हम लगाते हैं कि उसने कोई काम गलत किया है, भले ही वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है बट आरोप लग चुका है, तो उस आरोप को हम अलेग्ड कहते हैं. एग्रीव्ड someone who is upset because he or she has been hurt or wrong. aggrieved हो जाए जो दुखी होता है, मतलब जिसके साथ कोई हादसा हुआ है, जो दुखी है, जो परेशान है किसी भी वजह से, किसी ने उसको हर्ट किया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको हम अग्रीव्ड पर्सन कहते हैं. हेयर से अ र्यूमर और गॉसिप मतलब हेयर से होता है इधर उधर से जो अफवाहें, जिसे हम कहते हैं अफवाहें, जो सुन लेते हैं, इधर उधर की सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसको हम हेयर से कहते हैं. Forgery, the crime of copying money, documents, etc. in order to cheat people. Forgery मतलब होता है धोखा देना किसी को. अब वो चाहे हम उसको किसी के जैसे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेरा फेरी कर देते हैं. वो जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड हमारी कोई धोखा देना होता है, किसी को उसके साथ चीटिंग होती है, उसको हम फॉर्जरी कहते हैं. समन टू गिव नोटिस टू अ पर्सन टू अपीयर इन द कोर्ट. जब कोर्ट को किसी भी पर्सन को अक्यूज्ड हो या कोई आरोपी हो, उसको अगर कोर्ट में बुलवाना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, कोर्ट क्या करेगा, नोटिस भेजेगा उस पर्सन के घर पर. तो उस नोटिस को जो कोर्ट की तरफ से आता है उसको हम समन कहते हैं. देन इज वारंट. वारंट होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर साइंड बाय अ जज और मैजिस्ट्रेट विच गिव्स द पुलिस परमिशन टू सर्च वुमेन्स हाउस और someone's house और अरेस्ट हिम और मतलब कि कोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर मिलना पुलिस को, जो कि जज या मैजिस्ट्रेट उसको सिग्नेचर करके देते हैं और पुलिस को परमिशन देते हैं कि आप किसी इस पर्सन के घर जाकर सर्च आउट कर सकते हो या उसको अरेस्ट कर सकते हो. उस ऑफिशियल ऑर्डर को हम वारंट कहते हैं. In the previous chapter, we have discussed about the judicial system of the country in detail. In this chapter, we will examine the role of the courts and the system of working of the police force, जो कि मैं आपको चैप्टर के नेम के साथ साथ बता चुकी हूँ. Now comes the police. अब पुलिस है क्या और पुलिस का वर्क क्या है, पुलिस का रोल क्या है. The primary work of the police force is to maintain peace in the society and to protect the life and property of all the individuals. जो प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी मीन्स जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक का एक काम, जो बेसिक काम पुलिस का है वो ये है कि वो देश में जगह पे हर सोसाइटी में शांति रखे. ठीक है, शांति मीन्स हर जगह शांति होनी चाहिए, कहीं भी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए. सबसे बड़ा मेन फ़र्ज़ यही है. एंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, और हर पर्सन की लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा करना भी पुलिस का काम होता है. It is also the main investigating agency which acts as a link between the criminal and the court. और जब कहीं कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस ही एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले केस दर्ज कहाँ कराया जाता है, पुलिस स्टेशन में करवाया जाता है, और ये ड्यूटी फिर पुलिस मैन की बन जाती है कि वो उस जो केस है जो उसके पास आई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सर्च आउट करे और इन्वेस्टिगेट करे. और इसी कारण से वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द क्रिमिनल एंड द कोर्ट. व्हेनेवर अ क्राइम takes place and is reported, it is the police that investigates the allegations and bring facts to the particular case to the notice to the court. पुलिस इज़ द गार्जियन ऑफ द पीपल. पुलिस एक गार्जियन की तरह काम करती है. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गार्ड करते हैं, हमारा पालना पोषण करते हैं, ऐसे ही पुलिस भी लोगों
की गार्जियन की तरह काम करती है। ये पुलिस का ही फ़र्ज़ है कि वो लोगों का ध्यान रखे और उनकी सेफ्टी रखे। The police force is entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime. पुलिस फोर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको होने से रोके। अगर मान लो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पुलिस को पहले मिल जाती है तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो उसके बारे में जानकारी हासिल करे और उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर दे। द रोल ऑफ द पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस का रोल क्या क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। द पुलिस इन्वेस्टिगेशंस एनेबल द कोर्ट टू अराइव एट द जजमेंट। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो ही हेल्प करती है जजेस को अपने डिसीजन को लाने के लिए। मतलब वो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, प्रूफ फाइंड आउट करती है और वो ही सब चीज़ें वो कोर्ट में पेश करती है और तभी जज जो हैं अपना जजमेंट देने के लिए तैयार होते हैं जब वो दोनों पक्ष के बारे में सुन लेते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ and with full respect for other human rights. The police are not allowed to torture someone to get information from him during the course of investigation. ये जो पुलिस है जो जब भी कोई इंटेरोगेशन करती है या इन्फॉर्मेशन किसी से लेती है, पूछताछ जब करती है पुलिस, तो उसका कोई राइट नहीं होता कि वो किसी को टॉर्चर करे या उससे ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करे। पुलिस के लिए भी एक लिमिटेड लाइन होती है, गाइडलाइंस होती है जिनको उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड इज द पुलिस कैनॉट गिव एनी जजमेंट रिगार्डिंग एनी क्राइम। और पुलिस कोई जजमेंट भी अपने आप में नहीं दे सकती। जैसे मान लो कोई आया है, किसी ने ऑफेंस बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वारदात हो गई है, तो ये पुलिस का राइट नहीं है कि वो वारदात को सुने और अपने आप ही आरोपी को अक्यूज साबित कर दे कि हाँ भाई इसी ने किया है। नहीं, उनको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। जजमेंट हमेशा कोर्ट देगी। The Supreme Court has laid down guidelines which the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस मतलब पास कर रखी हैं जिनको पुलिस को फॉलो ही करनी पड़ती हैं जब वो किसी को पर्सन को अरेस्ट करते हैं या उसको कस्टडी में रखते हैं या उससे पूछताछ करते हैं। तो उनके बियॉन्ड नहीं जा सकती पुलिस की भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नो, दे कांट। दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस पास्ड आउट बाय सुप्रीम कोर्ट। Besides maintaining public order, the police has to create and develop a general sense of security among the people and the society at large. और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस को मेंटेन करना ही है। कंट्री में शांति तो रहनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के दिलों में भी एक सिक्योरिटी की सेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। इन जनरल सेंस पुलिस को कोशिश करते रहनी चाहिए कि वो लोगों के मनों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो पैदा करे। कैसे कि अगर कहीं पुलिस को गलत होता दिख रहा है तो वो उसको सही करने की कोशिश करें, किसी गलत काम को होने से रोकने की कोशिश करें। अगर कोई अक्यूज मतलब जिनके साथ कोई वारदात हुई है वो उनके पास हेल्प के लिए आते हैं तो दे शुड फॉलो द पाथ एंड उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। पुलिस वालों को उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि हाँ भाई अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए बैठी है और हमें इंसाफ दिलाने के लिए बैठी है। दूसरा, पुलिस को अपनी तरफ से कुछ बहुत सारे एफर्ट्स करते रहने चाहिए और हेल्प करने के लिए ऐसे लोगों को जो कि बूढ़े हैं या वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन जैसे पुअर लोग हैं या मतलब लो कास्ट लोग हैं या विमेन हैं या ऐसे लोग जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है जैसे विकलांग हो गए या और किसी तरह के स्पेशल नीड्स के लोग, तो उनके साथ स्पेशली पोलाइट वे में पुलिस को उनकी हेल्प करनी चाहिए। People are expected to cooperate with the police.
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि पीपल को भी हमेशा पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं तो उनका जो काम होता है, पुलिस का जो जॉब होती है वो और ईजियर हो जाती है। मीन्स अगर पुलिस, मान लो कहीं केस होता है, कोई वारदात होती है और पुलिस उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है, तो लोगों को उनको कोऑपरेट करना चाहिए, हर बात का सही सच जवाब देना चाहिए, ताकि वो उस केस के इन्वेस्टिगेशन पर जल्द से जल्द पहुंच सकें। ठीक है, तो अगर लोग भी कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा। अब देखते हैं FIR। सबसे पहले मान लो कोई भी वारदात होती है, उसके लिए हमें FIR लिखवानी होती है। अब FIR होती क्या है? FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि FIR शॉर्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपको याद रखनी है बात, ये खाली आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम की चीज़ है। और इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकली भी हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। First information report or FIR, as its name suggests, is the first information about an alleged offence. कोई भी अगर कोई वारदात हुई है या कोई आरोप अगर लगा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें FIR लिखवानी चाहिए। FIR वो इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, जो कि हम पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस इंचार्ज को लिखवाते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन मे बी गिवन टू बाय द एग्रीड पर्सन हिमसेल्फ और बाय अनदर पर्सन। अब जिसके साथ वारदात हुई है, या तो वो खुद उस FIR को लिखवा सकता है या फिर कोई और अदर पर्सन भी उसके साथ उस FIR को दर्ज करा सकता है। This report can also be filed on the basis of hearsay। और अगर पुलिस ने ये बात सुनी है कहीं से तो भी FIR लिखवाई जा सकती है। FIR is very important because it is on the basis of this report that the police starts its investigation। FIR एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे जब FIR लिखवाई जाती है, उसी के बेसिस पे आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। बिना FIR के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करती। दिस इज द रूल फॉर द पुलिस इंचार्ज टू फाइल द FIR फर्स्ट एंड देन ही हैज़ टू स्टार्ट हिज इन्वेस्टिगेशंस। वेयर टू फाइल एन FIR। अब FIR कहाँ दर्ज करानी चाहिए? सबसे बड़ी बात, हमें ये तो पता है कि भाई हमें FIR दर्ज करानी चाहिए, लेकिन कहाँ करानी चाहिए? FIR is normally filed at the police station of the concerned area। मीन्स जहाँ वारदात हुई है उस एरिया के अंडर जो पुलिस स्टेशन आती है, जो पुलिस चौकी आती है, उसी में हम FIR दर्ज कराते हैं। That is the place where is the part of the area where the offence has occurred। However, it can also be filed at any other police station of the country, but in that case, it becomes the duty of the officer in charge of that police station to refer the matter to the police station which has the jurisdiction over it। अगर खाली यही नहीं है कि हम हमारी जो FIR है हम उसी एरिया में कराएंगे जहाँ पे कोई हादसा हुआ है, लेकिन हम दूसरे पुलिस स्टेशन में भी करा सकते हैं, लेकिन ये फिर उस ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी बन जाती है कि वो जो ऑफेंस्ड एरिया है वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन आता है, जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वहाँ के पुलिस इंचार्ज को सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे। ये उन जो दूसरे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो वैसे FIR वहाँ करानी चाहिए जहाँ पर ये हादसा हुआ है, उस एरिया के अंडर में जो पुलिस चौकी आती है वहाँ पर हमें FIR करानी चाहिए। नाउ हाउ टू फाइल एन FIR। अब FIR कैसे दर्ज कराई जाती है? आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन ऑफेंस द फॉलोइंग प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड वाइल फाइलिंग एन FIR। जब कोई वारदात हो जाती है, अकरेंस ऑफ एन ऑफेंस मतलब कोई वारदात होना, तो जब कोई वारदात हो जाती है उसके बाद क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? नंबर 1, द पर्सन शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड मीट द ऑफिसर इन चार्ज। सबसे पहले किसी भी पर्सन को, या तो वह एक्यूज या फिर अदर पर्सन जो FIR लिखवाना चाहता है, उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस इंचार्ज से मिलना चाहिए। नंबर 2, ही और शी शुड नरेट टू द ऑफिसर एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द अलेग्ड ऑफेंस इन
एन ऑर्डरली सीक्वेंस। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो FIR लिखवा रहा है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन सीक्वेंशियली देनी चाहिए। नंबर 3, द ऑफिसर शैल राइट इट डाउन। और जो बातें उनको बताई जा रही हैं पुलिस इंचार्ज को वो सारी बातें लिखनी चाहिए, वो सब रिटन में होना चाहिए उनके पास। द इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी साइंड बाय द पर्सन हु हैज़ गिवन इट। फिर जो रिटन में उन्होंने लिख लिया है उसके बाद जो पर्सन FIR लिखवा रहा है उसके सिग्नेचर भी उस पर होने चाहिए। This report is then entered in a book which is kept by the officer in charge. उसके बाद जब वो रिटन में लिख लेते हैं इस रिपोर्ट को, वो अपनी एक बुक पुलिस वालों के पास होती है, उसमें उसकी एंट्री करनी चाहिए, उसमें उसको एंटर कर लेना चाहिए। After the FIR has been filed, the case is considered as registered and the investigation begins. और जब ये फाइल उस बुक में एंटर कर दी जाती है, मीन्स FIR फाइल कर दी जाती है, तो इस केस को अब रजिस्टर्ड माना जाता है। ठीक है कि हाँ FIR दर्ज हो गई है तो ये केस रजिस्टर हो गया पुलिस स्टेशन में, और इसलिए उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है बाय द पुलिस। The complainant has the right to receive a copy of FIR. अब जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट कौन, जो कंप्लेंट कर रहा है, जो FIR लिखवा रहा है, उसका ये हक बनता है कि वो उस FIR की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखे, पुलिस से मांग सकता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू फाइल एन FIR एट द अर्लीस्ट। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो FIR है जल्द से जल्द दर्ज करानी चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें FIR करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई FIR कराने जाता है और पुलिस मना कर देती है, पुलिस इंचार्ज जो है वो मना कर देती है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलायबल नहीं है इस बेसिस पे, तो क्या हो और क्या करना चाहिए। FIR, as we have seen, is the first step in the process of investigation and as such it is an extremely important document। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि FIR इतना important document है कि अगर वो आप कराएंगे तभी आपकी investigation शुरू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो denial to register an FIR is an illegal effect। अगर पुलिस इंचार्ज FIR दर्ज करने से मना कर देते हैं तो वो इलीगल एक्ट है, मतलब पुलिस इस काम को कर ही नहीं सकती। ठीक है ना। FIR अगर वो कोई उनके पास लिखवाने आया है तो ही हैज़ टू राइट एन FIR। उनका ये ड्यूटी कह लो या गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस कह लो कि दे हैव टू राइट द FIR, उसको मना ही नहीं कर सकते। और अगर मना करते हैं तो वो एक इलीगल एक्ट है, कोर्ट की तरफ से इलीगल उसको कंसिडर करा जाएगा। और फिर जो एक्यूज्ड पर्सन था, जो FIR लिखवाने आया था, उनका राइट बनता है कि इस डिनाइल के बारे में वे ऊपर जो इनसे ऊपर पोस्ट पे होते हैं पुलिसमैन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे कहा जाता है, उनको एप्लीकेशन लिखें या उनको इन्फॉर्म करें या फिर मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट में जाकर इस बात के बारे में इन्फॉर्म करें। इफ़ द अथॉरिटी इज़ कन्विंस्ड दैट सच एन ऑफेंस माइट हैव बीन कमिटेड, he shall either investigate the case himself or get the allegations invested through some subordinate police officer। और अगर जो सीनियर ऑफिसर जिनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमारी FIR नहीं लिखी गई है, तो या तो अगर वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे वारदात हुई है, तो या तो वो खुद उस केस को सर्च आउट करें, इन्वेस्टिगेट करें, अदरवाइज़ कोई और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर वहाँ पर भेजें जो कि उस एरिया में आता है, जो कि उस एरिया के पुलिस स्टेशन में इंचार्ज में आता है, तो उनके पास कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर भेजा जाए जो कि उनकी मदद से उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर डिनाइल होता है तो क्या करना चाहिए हमें। नेक्स्ट कम्स with regard to the FIR, the Supreme Court's directives must necessarily be obeyed। अब FIR को लिखने और उसके आगे जो फॉलो करने के वाली बातें हैं वो सब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। In February 2006, the Supreme Court passed an order that the police officer should register a case on receiving the complaint of an offence। In 2006 में फरवरी में
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि पुलिस ऑफिसर को अगर के पास कोई अगर इंफॉर्मेशन आती है किसी भी केस से रिलेटेड तो वो उसको रजिस्टर करे। द पुलिस कैनॉट प्री जज द इशू। It means that the police cannot give its opinion until the court gives its judgment after hearing the case। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि पुलिस का ये राइट नहीं होता कि वो पहले ही जजमेंट दे दें। अपने जो उन्होंने सुना, पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, उसके अकॉर्डिंग अपने आप जजमेंट नहीं दे सकते। वो जजमेंट वही माना जाएगा जो कोर्ट देगी। द पुलिस कैनॉट प्री जज। The police cannot deny registering an FIR on the ground that the information is not reliable। और also जो पुलिस है वो FIR लिखने से इसलिए भी मना नहीं कर सकती, ये कह के भी मना नहीं कर सकती जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो रिलायबल नहीं है, मीन्स उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकती पुलिस। अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो या सफिशेंट हो या ना हो, पुलिस हैज़ टू राइट द FIR। उन्हें लिखनी ही पड़ेगी, उन्हें केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा अगर उनके पास कोई FIR लिखवाने के लिए आया है तो। The police has no longer option but to register a complaint। तो इसलिए पुलिस के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। he has to file the FIR। उन्हें करना ही पड़ेगा। The court has clearly stated at the stage of registration of a crime on the basis of information disclosing an offence, a police officer cannot embark upon the inquiry whether the information is reliable or not। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंफॉर्मेशंस हैं, ये कुछ डायरेक्शंस हैं कि पुलिस वाले अपने आप इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके लिए उन्हें FIR दर्ज करानी पड़ेगी। FIR दर्ज करने के बाद ही जब केस रजिस्टर हो जाता है तभी वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है इन्वेस्टिगेशन की बारी। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द FIR। जो आपको पहले भी बता चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन बिगिन ही जब होगी जब FIR लिखवा दी जाएगी। दिस टास्क इज entrusted to a police officer who collects evidences relating to the facts of the case। और ये उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की जो FIR लिखता है। मीन्स उस टाइम जब कोई FIR लिखवाना आता है, जो पुलिस इंचार्ज उस टाइम ड्यूटी पे होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि ही स्टार्ट हिज इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस ढूंढे, प्रूफ्स इकट्ठे करे उस केस को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। दिस हेल्प्स इन प्रूविंग एलिगेशंस अगेंस्ट द अक्यूज। और ये प्रूफ्स ही हेल्प करते हैं कि जो अक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे तो ये क्लियर होता है कि हाँ उसी ने अपराध किया है। On the basis of his investigations, the police officer prepares a report called the charge sheet। अब जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, ठीक है, उसके लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करती है कि हाँ ये पर्सन है, उसने ऐसे किया, फला। तो जब वो रिपोर्ट तैयार कर लेती है पुलिस, तो पुलिस ही एक चार्ज शीट के नाम से उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करती है। मीन्स जो रिपोर्ट तैयार की गई है पुलिस के द्वारा उसको हम चार्ज शीट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू शुड नो व्हाट इज अ चार्ज शीट। इट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस इंचार्ज आफ्टर हिज इन्वेस्टिगेशंस। Once the charge sheet is filed, the case goes to the court। और जब ये चार्ज शीट फाइल कर दी जाती है कोर्ट में तो वो जो केस था वो फिर अब कोर्ट में लड़ा जाता है। राइट ऑफ पर्सनस हु आर अरेस्टेड। अब ये नहीं है कि सारे हक या अधिकार सारे पुलिस के ही हैं। जो अक्यूज पर्सन है या जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसके भी कुछ हक होते हैं। वो उसके अंडर में भी लॉ की तरफ से कुछ राइट्स हैं। The Constitution and the Code of Criminal Procedure guarantee some rights to the person who are arrested। The person who is arrested should be produced before a magistrate within 24 hours of such arrest। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो विदिन 20 आवर्स उसको कोर्ट में पेश कर देना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर उसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए।
At the time of the arrest, he has the right to be informed of the grounds for which for such arrest. और जब अरेस्ट किया जा रहा होता है तो उस टाइम उसका राइट है कि वो जान सके कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, मीन्स किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. Number 3, he also has the right not to be ill-treated or tortured during arrest or when it in custody. उसका ये भी राइट है कि अगर जब वो अरेस्ट किया जाता है या इंटरोगेट किया जाता है कस्टडी में तो उसको टॉर्चर ना किया जाए. The confession of the arrested person in police custody cannot be put up before the court as evidence. और अगर मान लो जो अरेस्टेड पर्सन है वो कन्फेस भी कर लेता है कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म करा है, ये अपराध किया है, तो वो एज अ प्रूफ नहीं कोर्ट में पेश किया जा सकता. पुलिस को प्रूफ तो पेश करने ही पड़ेंगे. खाली उसके कन्फेशन लेटर से या उसके कन्फेशन वर्ड से ये एविडेंस नहीं मिल जाता कि वो अपराधी है. तो पुलिस कोर्ट में तो पुलिस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस प्रूफ करने ही पड़ेंगे. Children below 15 years of age and women cannot be called to the police station for interrogation. और मान लो कोई बच्चा 15 साल से छोटा या वुमेन है जिन पे आरोप लगा है, उनको पुलिस इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती. The arrested person or the person called for interrogation has the right to inform his relatives about such arrest or interrogation. अब जो arrested person है ये उसका right है कि वो अपने relatives को बता सके कि ऐसे ऐसे उसकी इस तरह से अरेस्टमेंट हो रही है या उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है. Female accused can be arrested only by the female police officer or in the presence of female police officer is essential. अगर मान लो कोई फीमेल अक्यूज्ड पर्सन है, मतलब किसी फीमेल पर कोई आरोप लगा है, तो या तो वो फीमेल पुलिस इंचार्ज के द्वारा ही मतलब अरेस्ट की जा सकती है या फिर फीमेल पुलिस का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है. ये तो सब था पुलिस के बारे में. अब द कोर्ट्स, अब कोर्ट्स क्या कहती है या किस तरह की कोर्ट्स होती हैं किसी भी केस को लड़ने के लिए. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. हम पिछले चैप्टर में सब कुछ कर चुके हैं ये बातें. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स. जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो किस तरह के केसेस लड़ती हैं, जैसे मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स. पैसे से रिलेटेड, छोटे मोटी चोरी डकैती से रिलेटेड जो होते हैं वो सब हमारी सिविल कोर्सेज में आते हैं. Cases of assault, murder, cheating, forgery and theft comes under the jurisdiction of criminal courts. और जो केसेस मर्डर वगैरह से या बड़ी चीटिंग, बड़े धोखेबाजी से या फॉर्जरी से रिलेटेड होते हैं, ये सब हमारे किसके अंडर में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर में आते हैं. तो डिस्प्यूट्स कैन बी बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट्स. अब जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं या जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो आपस में सिटीजन्स के बीच में हो सकती हैं या सिटीजन एंड स्टेट के बीच में हो सकती है. स्टेट मतलब गवर्नमेंट के साथ कोई भी केस हो सकता है या स्टेट टू स्टेट में कोई हो सकता है ना. अब इन सब का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स, मतलब अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसका ट्रायल कैसे लिया जाए, उसके बारे में कैसे इंटरोगेशन की जाए. द प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग अ केस स्टार्ट इन द कोर्ट आफ्टर द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ये आपको पता ही है कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करा देती है तभी वो केस कोर्ट में लाया जाता है. द प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस इज एज फॉलोज. अब क्या कोर्ट में कैसे कैसे केस लड़ा जाता है. The court listens to the arguments of the accused and the defendants carefully. कोर्ट क्या करती है, दोनों पक्षों के जो बातें हैं वो सुनती है ध्यान से, दोनों तरफ के प्रूफ्स को ऑब्जर्व करती है और तब
कोई बाद में जजमेंट दिया जाता है। इफ द कोर्ट फील्स दैट द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इज एसेंशियल, अगर कोर्ट समझती है कि जो अक्यूज पर्सन है उसकी पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में होना ज़रूरी है, तो वो क्या करती है, एक समन लिखती है, समन भेजती है उस कंसर्न पर्सन के पास। समन आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या होता है। समन इज द ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट टू द पुलिस इंचार्जेस। ठीक है, तो अब ये समन भेजा जाता है उस पर्सन के घर पर कि उसको इस दिन कोर्ट में आना है, और उसमें टाइम और डे मेंशन होता है। इफ द पर्सन डज नॉट अपीयर as per the orders of the court can issue a warrant against him or her. It then directs the police to arrest him or her. The warrant may be non-bailable in some cases. अगर मान लो पुलिस ने समन भेजा है किसी डेट का और टाइम का, और वो पर्सन अक्यूज पर्सन उस टाइम पर या डेट पर नहीं पहुंचता है कोर्ट में, तो क्या करती है पुलिस, वो कोर्ट वारंट जारी कर देती है और पुलिस को देती है कि नाउ यू कैन अरेस्ट हिम और हर ड्यू टू द नॉन अपेयरेंस ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वो इस दिन आए नहीं है इसलिए आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। अब ये वारंट जो होता है बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। बेलेबल होता है कि बेल दे के, कुछ पैसा वैसा दे के कोर्ट में बेल देकर उसको छुड़ाया जाता है, लेकिन नॉन बेलेबल कोई केस ज़्यादा टफ होते हैं तो उनके लिए नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं ये वारंट। Now, the judge conducts the trial impartially in an open court. His role is like a referee or an umpire in a game. अब जो जज कंडक्ट करता है ट्रायल मीन्स जो सुनवाई होती है, ये सुनवाई बिल्कुल इम्पार्शियल वे में होती है, ओपन कोर्ट में होती है, सबके सामने होती है, और इसमें जज को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, वो इधर की भी सुनेगा और दूसरे पक्ष की भी सुनेगा, बिल्कुल बराबर सुन के तब वो अपना जजमेंट देंगे। वो एक रेफरी की तरह काम करते हैं, या किसी गेम में जैसे अंपायर होता है जो डिसीजन लेता है, वो जज भी उन्हीं की तरह काम करते हैं। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूटर्स एंड दोज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस। तो जजेस क्या करते हैं, दोनों तरफ के विटनेसेस को सुनते हैं। विटनेसेस कौन होते हैं, जो गवाह होते हैं। दोनों तरफ के गवाहों को सुनते हैं, दोनों तरफ के सबूतों को देखते हैं और तब कोई जजमेंट देते हैं। The judge, on the basis of the evidence presented in accordance with law, decides whether the accused is guilty of some offense or is innocent in the eyes of law. अब जज सारी बातें सुनने के बाद, सारे एविडेंस देखने के बाद ही अपने जजमेंट पे आते हैं कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है, गिल्टी मीन्स कि अपराधी है, या इनोसेंट है इन द आइज ऑफ लॉ, या फिर मतलब उन्होंने अपराध नहीं किया है। If the accused is found guilty, he may be ordered to pay a fine or may be sentenced for a few months or years in prison or both. अगर accused guilty found होता है, guilty means अगर अपराधी प्रूफ कर दिया जाता है, तो कोर्ट क्या करती है, उसको कुछ महीनों की सज़ा दे सकती है, या सज़ा और फाइन दोनों दे सकती है, या खाली फाइन लगा सकती है। जिस तरह का भी केस होगा उस तरह से उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। इफ़ द अक्यूज्ड इज डिससैटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ही मे अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन और सेंटेंस। मान लो अगर उस जजमेंट के खिलाफ मतलब सेटिस्फाइड नहीं है अक्यूज पर्सन, जो अपराधी है वो सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, तो वो क्या करेगा, दूसरी इनसे ऊपर जो कोर्ट्स होंगी उसमें अप्लाई करेगा। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द हाई कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हमारी कौन सी कोर्ट आती है, हाई कोर्ट। तो अगर पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है, डायरेक्टली फाइनल अपील के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर देते हैं। नाउ कम्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते क्या हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो वकील होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। मान लो कोई अपराधी है, ठीक है, उसने तो अपना वकील किया ही किया है, लेकिन उसका जो ऑफेंस है कि कुछ पर्सन्स के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए गलत है। जो उसने ऑफेंस किया है वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया उस ऑफेंस ने। तो क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी या स्टेट क्या करेगी, अपना
एक गवर्नमेंट वकील को हायर करेंगी और फिर वो प्रोसिक्यूटर वो उस जो अक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ केस लड़ेगी। वो अपने तरीके से फाइंड आउट करेंगे और वो अपने तरीके से। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होते हैं उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। In our country, the system of justice is based on the principle that the crime committed by an individual is an offense against the society. ये माना जाता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो खाली पर्सन्स के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी एक ऑफेंस है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक ऑफेंस। कोई भी क्रिमिनल मीन्स जैसे किसी को मार दिया गया है या बहुत बड़ी चोरी की गई है, डकैती डाली गई है, ये सब क्या है, बहुत बड़े क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। It is considered to have been committed not only against the person affected but against the society as a whole. Hence, it is the duty of the society means state, जो government है हमारी, to prosecute and punish the criminal. ये हमारे स्टेट की ड्यूटी बन जाती है फिर कि वो उस जो अक्यूज पर्सन है उसको, क्रिमिनल को पकड़े और सज़ा दे। The state therefore appoints public prosecutor who is a qualified advocate and conducts the prosecution on all criminal courts on behalf of the government. वो फिर ऐसे वकील को पकड़ते हैं या हायर करते हैं जो कि एक वेरी क्वालिफाइड एडवोकेट है, वकील है और क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन करता है। प्रोसिक्यूशन मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है। नाउ कम्स ड्यूटीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? In the court, it is the public prosecutor who represents the interest of the state and government. अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो वो किसके फेवर में लड़ेगा? वो गवर्नमेंट के फेवर में लड़ेगा, स्टेट के फेवर में लड़ेगा, ठीक है ना। वो जो भी केस है उसे इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उसे मेन गवर्नमेंट के फेवर में बात करनी है। अब in fact his role begins once the police has completed the investigation and filed the charge sheet in the court. उसका काम जब स्टार्ट होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना के चार्ज शीट कोर्ट में फाइल कर देती है। It is the duty of the public prosecutor to place full and all material facts before the court and to produce all witnesses concerning that case. ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही ड्यूटी होती है कि वो उस केस से रिलेटेड सारे मटेरियल्स या सारे फैक्ट्स या सारे विटनेसेस जो भी उस केस से रिलेटेड हैं कोर्ट के सामने लाए। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द कोर्ट टू अराइव एट द ट्रूथ। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम होता है कि वो सच्चाई को सबके सामने लाए। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, और इसीलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शियल हो। इम्पार्शियल मीन्स बिल्कुल निष्पक्ष हो, सही फैसला लाए सबके सामने। He should act as an agent of justice, और वो न्याय का एक तरह से एजेंट की तरह काम करना चाहिए। He is expected to discharge his duties with full sense of responsibility, और उससे उम्मीद की जाती है कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है बिल्कुल सच्चाई के साथ करे, पूरी ईमानदारी के साथ करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे। सबसे बड़ी बात, law and justice being subjects of the state list, the state governments have their own rules in this regard. अब law and justice जो होता है वो state list के अकॉर्डिंग बनता है, मीन्स हर स्टेट के अपने अपने लॉज होते हैं। तो as a result the structure of police and public prosecution in India lack uniformity, और इसीलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और पुलिस होती है उनके जो मतलब वो हैं विचार हैं वो नहीं मिल पाते, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट एजेंसीज, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग एजेंसीज हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रूफ्स वगैरह को ढूंढती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या करता है? प्रोसिक्यूशन उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, उन एविडेंसेस के बेसिस पे केस लड़ता है, कोर्ट में केस लड़ता है। देयर रोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर नाइदर एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल नॉर इन्फ्लुएंस ईच अदर्स अफेयर। दोनों ही से उम्मीद की जाती है कि वो एक दूसरे के ऊपर ना तो कोई कंट्रोल करे ना ही
एक दूसरे के केसेस में इंटरफेयर करें। बट इन प्रैक्टिस द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। ऑफन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन है? द पुलिस एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डू नॉट स्टे विद इन देयर रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज। और जब वो अपने अपने काम करते हैं तो वो क्या है, रियलिटी में जो होता है वो अपनी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने लग जाते हैं। When the senior public officers get concerned with securing sentence or punishment in a particular case, it affects the impartiality of the public prosecutor adversely. और जब कोई मान लो पुलिस इंचार्ज ही किसी केस से रिलेटेड होता है या कोई पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए या किसी भी पनिशमेंट उसको मिलती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर एडवर्सली उल्टा ही इफेक्ट पड़ता है। नो जज हाउएवर फेयर माइंडेड मीन्स इसीलिए कोई बिल्कुल ईमानदारी से कोई भी जजमेंट पे कोई जज नहीं आ सकता। इफ़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डू नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज फेयरली एंड fearlessly, जब तक कोई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अपनी जो ड्यूटीज हैं वो फेयरली और fearlessly ना करें। fearlessly मीन्स बिना डर के, बिना दबाव के, जब तक वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे जज भी प्रॉपर जजमेंट पे नहीं आ पाएंगे। नाउ कम्स रूल ऑफ लॉ। क्रिमिनल्स मस्ट बी गिवन अ पनिशमेंट दैट इज जस्ट। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी गिवन टू द पीपल। क्रिमिनल्स जो है उनको पनिशमेंट मिलती है वो जस्ट होनी चाहिए। जस्ट मीन्स न्यायपूर्वक होनी चाहिए। इन दिस प्रोसीजर द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है इस प्रोसीजर में कि हर पर्सन इक्वल है लॉ के आगे। The courts are expected that they will give their judgment considering every person equal before the law. They should not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste or sex. अब किसी भी पर्सन को इस चीज़ के ऊपर बेसिस नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि वो किस धर्म का है या किस जाति का है, किस कास्ट का है या किस सेक्स का है। मीन्स वो मेल है या फीमेल है, ये सब कोई मायने नहीं रखने चाहिए किसी भी जजमेंट को करने के लिए। द जजेस शुड नॉट अलाउ पर्सनल फीलिंग्स टू इन्फ्लुएंस द जजमेंट। और अपनी कोई पर्सनल फीलिंग्स भी उनके जजमेंट के बीच में नहीं आनी चाहिए। मान लो उनका कोई रिश्तेदार है या कोई नोन पर्सन है तो अपनी फीलिंग्स को सामने ला के कि भाई उनके खिलाफ नहीं बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। द जज शुड बी इम्पार्शियल एंड द जज शुड गिव द जजमेंट इम्पार्शियली। अब समझ आ गया आपको पुलिस का और कोर्ट का क्या क्या रोल है किसी भी केस को हैंडल करने के लिए। चलिए, नाउ दिस इज इनफ फॉर द चैप्टर। ओके, थैंक यू।